Hello students, welcome to the first lecture of some basic concepts of chemistry. This is your chapter 1 of 11th chemistry. Since you people are requesting me to start from the first chapter, that's why I'm starting with this first chapter. So this is your first chapter of the chemistry, some basic concept. So in this chapter हमारे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं. व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, ऑल दोज थिंग्स, राइट. कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और आपका एटॉमिसिटी क्या होती है, सब क्या होती है. ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके क्योंकि वो सारे आपके पोर्शन से रिमूव हो चुका है थोड़ा बहुत. बट सम बेसिक नॉलेज आई विल गिव, ऑब्वियसली आई विल गिव कि जो आपके काम आएगी. बट एक्चुअल चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से. ठीक है, आपका स्टार्ट होता है चैप्टर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो हमने आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था. वहां पे हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था. क्यों केमिकल कॉम्बाइन करते हैं, मतलब क्यों केमिकल कॉम्बाइन करते हैं. केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है. केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली आपका होता है जब एटम्स आपस में मिलजुल के आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उनको ही हम बोलते हैं केमिकल्स. अब आपका कुछ भी केमिकल, क्लोरीन भी आपका केमिकल मान लो, ब्रोमीन भी आपका केमिकल मान लो, हाइड्रोजन भी आपका केमिकल मान लो. हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में मिलके कॉम्बिनेशन करते हैं एंड ये कॉम्बिनेशन को हम बॉन्ड बोलते थे. ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में अभी तक पढ़ा था. ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड दी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये कैसे आए, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, वो सब हम अभी से पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज व्हाट. First law is law of conservation of mass. Now, what is it is written here? Law of conservation of mass. तो आपको इससे डायरेक्टली पता चल रहा है ये लॉ किसके बारे में बोलता है. कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बोल रहा है. ठीक है, मतलब मास कैसे कंजर्व हो रहा है. सो ये लॉ को हमारे फेमस साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज व्हाट, एंटनी लेवियोसर. एंड अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आपको ये पता होगा कि एंटनी लेवियोसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज फादर. He is called as the father of modern chemistry. What is called as? It's called as the father of modern chemistry बोला जाता है इनको. ठीक है, अगर आपने बचपन में जीके वीके में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा कि एंटनी लेवियसर इज कॉल्ड एज दी व्हाट, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. नाउ ये लॉ बोलता क्या है. ये लॉ बोलता है मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. मतलब आप अब सोच रहे होगे मैटर क्या है. तो मैटर तो आपको सबको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं पूछूं क्या मैं मैटर हूं. यस, मैं मैटर हूं. आप मैटर हो या आप भी मैटर हो. क्यों हम मैटर हैं? बिकॉज मैटर की डेफिनेशन क्या बोलती है. मैटर की डेफिनेशन बोलती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई कर रहा है अगर कोई चीज और उसका मास है तो वो मैटर है. तो मैं भी तो बैठी हुई हूं, अगर मैं खड़ी हूं तो मैं कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूं और मेरा कुछ वेट और मास है, तो क्या है, तो मैं भी क्या हूं, मैटर हूं. ठीक है, आपका भी वेट एंड मास है, आप भी मैटर हो. ये पेंसिल का भी वेट एंड मास है, ये पेंसिल भी मैटर है. सो एवरीथिंग, इवन द एयर, हम जो सांस लेते हैं, एयर, द एयर वी ब्रीद इन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो मैटर. सो क्या बोला है, तो आपके जो एलिमेंट कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब है, वो भी आपके मैटर हुए. तो क्या बोला है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय. ना तो मैटर क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं, ये हमेशा आपके कंजर्व्ड रहते हैं. इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस में समझते हैं. कैसे, आपका A प्लस B कंबाइन करके आपका AB बना रहा है. ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है. सो क्या होगा, अगर आप सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका कोई मास होगा, लेट अस सपोज का कोई मास है, इसका भी कोई मास है, इन दोनों का भी कोई मास है. सो इसका मास को ऐड करके जो मास आएगा वो आपके इक्वल होगा इन दोनों के टुगेदर मास से. सो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट के साइड का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट के साइड का मास. यही है आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है, कार्बन एंड O2 आपका क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहा है. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है. ठीक है, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12, 6 क्या हो जाएगा, 12 का मास 12 होता है. ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होगा 16. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो 16 हुआ. तो 2 ऑक्सीजन है, मतलब 16 इंटू 2, तो आपका क्या हुआ, ये 32 हो गया. राइट, ये 32 हो गया. नाउ
हियर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये इस कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन O2 है तो इसका मास 32, दोनों को ऐड किया 44, इन दोनों को ऐड किया 44, ठीक है। तो क्या पता चला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में मास आपका इक्वल हो रहा है। बट यू नो व्हाट, ये जो आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया था, ये बहुत पहले आया था। इस चैप्टर को थोड़ा वैसे समझिए, मतलब जब मैं बोल रही हूँ आप सुनिए, बस एक स्टोरी जैसे समझिए। तो ये बहुत पहले आया था, बहुत पुराने साइंटिस्ट, बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था। उसके बाद काफी चेंजेस हुए, काफी कुछ आई, रिलेटिविटी आई, आपका बहुत कुछ थ्योरी वगैरह आई। तो हमने क्या पता चला कि ये जो आपका लॉ ऑफ मास है, जो आपका लॉज ऑफ मास है, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं वैलिड होता है? क्योंकि आपका E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ठीक है, ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इस केस में क्या होता है, आपका मास रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में रिलीज होता है? आपका एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है आपका मास। सो जब नॉर्मली केसेस में, हमने इस केसेस में तो हमने देख लिया कि ये है, बट जब भी हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कोई भी रिएक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका होता है ना, जैसे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब आपकी हीट रिलीज हो रही है, तो वो हीट रिलीज हो रही है, और उस समय जो हीट रिलीज हो रही है वो रिलीज हो जाती है, उस केस में सम मास भी रिलीज हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी और जो हीट रिलीज हो रही है उस टाइम पर, वो क्या है बेसिकली, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। MC स्क्वायर मीन्स व्हाट, C व्हाट आपका, C आपका सॉरी M क्या आपका मास ही है ना, तो मास, सम अमाउंट ऑफ मास ऑल्सो रिलीज हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम अगर मास रिलीज हो जा रहा है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मास भी तो, एनर्जी भी तो रिलीज होती है, एंड वो एनर्जी में सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मास भी तो रिलीज हो जा रहा है। तो पहले केसेस में जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की थी, उस हिसाब से ये ठीक था। धीरे धीरे हमने और एक्सपेरिमेंट्स किया और हमें पता चला ये इतना भी करेक्ट नहीं है, कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करना है। 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 on complete combustion gives 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. Show that reaction obeys the law of conservation. क्या आपको शो करना है? रिएक्शन ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिएक्शन आपका ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो सिंपल आपको ये बताना है कि रिएक्टेंट के साइड का मास, जितने भी रिएक्टेंट है उनका ऐड करके जो मास हो रहा है वो आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो आपको क्या दे के रखा है? आपको 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, आपको C2H6 रिएक्टेंट का पार्ट दे रखा है, क्या दिया है? 1.5 ऑन कंप्लीट कंबशन। मतलब कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंबशन होता है, ठीक है। एंड कंप्लीट कंबशन गिव कितना? 4.4 ग्राम ऑफ CO2। कितना? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दे दिया आपका, ठीक है। नाउ एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। कितना? 2, इसका आपका H2O का क्या हो गया? 2.7 ग्राम आपका H2O आ गया, ठीक है। लो एंड शो दैट रिएक्शन ओबेज आपका क्या ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें क्या करना है? हमें एक चीज देखो, मैंने आपको बताया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है आपका? C2H6, ठीक है। क्या है ये आपका? इथेन। इथेन है ना ये C2H6। आप पता, अभी आगे पता चलेगा आपको, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये इथेन है मॉलिक्यूल। तो जब ये इथेन कंबशन कर रहा है तो ये बना रहा है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी कंबशन, मतलब व्हेनेवर इट इज ऑन कंबशन, व्हाट इट विल गिव आपका कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड हीट देता है। सो आपको कभी भी आपको कोई रिएक्शन दे रखा है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कोई रिएक्शन दे रखा है, उसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसका कंबशन हो रहा है, तो आप आंख बंद करके कर दो कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट ही निकलेगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टोकियोमेट्रिक नंबर भले ही डिफरेंट हो सकता है, कोफिशिएंट भले ही डिफरेंट हो सकता है, बट निकलेगा यही, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड हीट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमने C2H6 लिखा, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास, गिवन मास बाई मोलर मास। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपका ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास होता है। सो मास गिवन बाई मोलर मास। अब आपका C2H6 के लिए आपका मास कितना गिवन था?
आपका गिवन था 1.5 दे के रखा था। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? C2H6 आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16। तो क्या हुआ 12 प्लस 1 प्लस 16 ये मिला के आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 12 प्लस 1 प्लस 16 नहीं, ये तो मैंने आपको एटॉमिक मास लिख दिया है। अब आपको क्या है C2H6, C2H6 मतलब क्या हुआ, कार्बन का 12 होता है, 2 है मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन का क्या होता है 6 होता है, राइट। एंड इसका मास मतलब हाइड्रोजन कितने 6 है और इसका मास कितना होता है 1, तो क्या हो गया 12 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 6 और ये आपका टोटल हो गया 30। मतलब 1.5 डिवाइड बाई 30, इसको हमने सॉल्व कर लिया, पूरा अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आपको शायद क्लियर नहीं होगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हुआ 1/20, ओके 1/20 हुआ। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ हमारा 0.05, इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर, 0.05 मोल्स हो गया, ठीक है, मीन्स 0.05 मोल्स आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ आपने फर्स्ट किसका निकालिए नंबर ऑफ मोल्स C2H5। अब हम बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है। ये थोड़ा अभी आपको स्लो लग रहा होगा, आपको थोड़ी समझने में दिक्कत भी आएगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये अप्रोच कर रहे हो, कैसे कैलकुलेशन हो रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट वंस विल डू नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ हमने कितने मोल यहाँ पर ले रखे थे, आप इक्वेशन देखो, यहाँ पर 2 मोल थे, ठीक है, हमने एक का तो निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, एक यहाँ पे क्योंकि मतलब 1 कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है ना, तो 1 का तो हमने निकाल लिया है, हमको कितना मिला है 0.025 मोल्स हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको 2 मोल्स ऑफ C2H6 चाहिए। सो 2 मोल्स ऑफ C2H6 आपका ऑक्सीजन कितना दे रहा है, आप यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ C2H6 लिया है, इसने आपको ऑक्सीजन कितना दिया है, इसमें आपका ऑक्सीजन 7 मोल ऑफ O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका 7 मोल ऑफ O2 के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली 2 मोल ऑफ C2H6 gives 7 मोल ऑफ O2, ठीक है। सो जब 2 मोल ऑफ C2H6 आपका 7 मोल O2 दे रहा है तो आपका हमने आंसर में कितना निकाला, हमने निकाला 0.05 मोल। सो 0.05 मोल ऑफ C2H6 कितना देगा आपको, ये आपको आपका रिएक्शन से पता चला, इक्वेशन से पता चला मेन। सो आपका 0.05 मोल ऑफ C2H6 क्या होगा, आपका ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, 7/2 मल्टीप्लीकेशन में आपका ये आ जाएगा क्योंकि हमने इतने मोल का लिया है तो इसको 0.05 आ जाएगा आपका। इसको आप जब सॉल्व करोगे, आपको हमने इनिशियली इसको ऐसे ही लिखा था 1/20 था, सो 1/20 मैंने फिर से लिख दिया है इसको, और हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा 7/40 मोल्स ऑफ O2 आया। कितना आया, 7.40 मोल्स ऑफ O2 आया है। ये दिस प्रोसेस इज बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने क्लास 8 तक पढ़ी होगी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब 2 मोल मतलब 2 डजन ऑफ बनाना आपके 7 इक्वल्स टू 7 डजन ऑफ एप्पल, ठीक है। तो 1 डजन ऑफ एप्पल कैसे निकालोगे, ऐसा आपने बचपन में किया होगा, वही किया है, सिंपल ट्रिक, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। आपका 0.5 मोल ऑफ C2 ये लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आपका 2 मोल ऑफ पहले से दे रखा था, 2 मोल पहले से दे रखा था। अगर आप इसमें 1 मोल निकालोगे, ये 2 मोल दे रखा है ना, अगर आप इसमें 1 मोल निकाल रहे हो, 1 मोल के लिए आप क्या करोगे, 1 मोल ऑफ आपका C2H6 कर रहे हो तो आप क्या करोगे 7/2 कर दोगे, क्योंकि यहां से इसको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। आप O2 मोल ऑफ O2 हो जाएगा। नाउ अब अगर आप निकाल रहे हो 0.05 मोल ऑफ इतना, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे 0.04 मोल ऑफ C2H6, तो आप 7/2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 0.05 को। सो ये ऐसे ही हुआ है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन बाय मोलर मास होता है। सो मास गिवन क्या है आपका, आपको यही तो निकालना है। देखो आपको ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का इसको इसमें कुछ भी दे रखा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, ये तो हीट का चलो कोई मास नहीं है, आपका हीट निकल रही है बोल रहा है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, इसका मास नहीं देखा है। नाउ आप क्या करोगे, आपको पता है मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास गिवन बाय मोलर मास। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आपके मिल गए, आपको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 7/40 मिल गया है मोल्स ऑफ O2। 7/40 मोल्स ऑफ O2 मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए 7/40। मास बाय मोलर मास,
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत आराम से निकल जाएगा। 1 मोल का मास होता है 16, 2 मोल का मास होगा 32, राइट, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ तो ये आपका 32 हो गया। ना आपको मास निकालना है, मास निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको पूरा एडिशन मतलब ऑल मैथमेटिक्स लगाई, आपका आया 5.6। नाउ आपका 5.6 आ गया है। अब क्या करोगे आप, रिएक्टेंट मास, जो रिएक्टेंट का मास था, रिएक्टेंट के मास में क्या था आपका, ये था 1.5 C2H6 का, ठीक है। ऑक्सीजन का मास आपने अभी कैलकुलेट किया 5.6, और ये कैलकुलेट करके जो आपका रिजल्ट आया वो आया है 7.1 आया आपका रिजल्ट, राइट, 7.1 आ गया। नाउ हियर ऑल्सो आपके प्रोडक्ट साइड में आपको इसका मास दोनों का दे रखा है, अब दोनों को ऐड कर दो, 4.4 2.7 और आपका 7.1 आ गया, ठीक है, 7.1 आ गया। मीन्स व्हाट, क्या हुआ इस केस में हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। यहाँ पर दोनों का मास इक्वल है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड वैलिड है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था, सो दैट द रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपने यहाँ पर शो कर दिया है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये गलत होता, मतलब ये इक्वेशन शो नहीं करता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ओके, कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो आपका ये फेमस साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस ने दिया था, जोसेफ प्राउस ने आपका ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था आपका, जैसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप जस्ट इमेजिन करो आपके पास वाटर है, ठीक है, आपका H2 है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2 है। वेदर वो आपका सी वाटर है, रेन वाटर है, या फिर आपका टैप वाटर है, कुछ भी वाटर है, वो वाटर आपका बना किससे है, H2O से बना हुआ है, मतलब उसकी केमिकल कंपाउंड का क्या क्या कॉम्पोजिशन है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन, राइट। सो मीन्स जो भी हो, ये आपका सी वाटर हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका H2O प्रेजेंट है, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। आपको पता है हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपका 16 होता है, ठीक है, क्या होता है, 16 होता है। नाउ अगर हम इनका रेशियो कैलकुलेट करें, H2O का मतलब क्या हुआ, 2 मास हुआ, ऑक्सीजन का क्या है, एक सिंगल ऑक्सीजन 16। सो ये 2 और 16 आपस में 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काट के 1:8। सो सी वाटर हो, रेन वाटर हो, या फिर टैप वाटर हो, जो भी केमिकल कंपाउंड और केमिकल एलिमेंट्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके अंदर, उनका रेशियो हमेशा सेम होगा, मतलब उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। तो ये लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि a chemical compound no matter from which source it has been obtained, मतलब एक केमिकल कंपाउंड, जस्ट इमेजिन आपके दिमाग में यही एग्जांपल, चलो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपके दिमाग में एग्जांपल चलना चाहिए जो मैंने बोला, एक केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज कमिंग, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम सी, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम रेन, मतलब हम वाटर की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम सी, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम रेन, वेदर इज कमिंग फ्रॉम टैप वाटर, ठीक है। So a chemical compound, no matter from which source it has been obtained, it will contain the element, it will contain the same element, क्या करेगा, वो same element contain करेगा, मतलब इसमें भी H2O था, इसमें भी H2 है, इसमें भी H2 है, ठीक है। So it will contain the same element combined together in the same fixed proportion by mass, मतलब क्या, वो आपस में कंबाइंड प्रेजेंट होंगे, मतलब उसका सेम एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे और विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। जैसे कि देखो यहाँ पर H2 था, इसका प्रोपोर्शन क्या था, 2:16, इसको हम 2 का मल्टीपल था 1:8 हो गया। इसमें भी इसका प्रोपोर्शन H2O है, ठीक है। H2O का प्रोपोर्शन क्या हुआ, H2O का प्रोपोर्शन है 1:8, क्योंकि ये यहाँ पर 2 था, ये 16 था, इसका एटॉमिक नंबर हमने काट दिया तो हमारा 1:8 आ गया। सो इसमें भी इसका 1:8 है, 1:8 है, 1:8 है। सो यही लॉ यही बोलता है, chemical compound no matter from which source it has been obtained, it will contain the same element combined together in the same fixed proportion by mass. Okay, I think it is clear now. Now we'll understand one example as per that. Okay, so यहाँ पर थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, I think, but I think it is visible. Okay, so what is this? This is written as 0.243. Okay, this is written as 0.243 of magnesium. Mg is magnesium. On burning with oxygen, yield, उसका yield कितना बन रहा है, ठीक है, yield कितना हो रहा है
0.4030 ऑफ MgO, मतलब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और आपका MgO बना रहा है। ठीक है, MgO बना रहा है और इसको अगर हम बैलेंसली लिखें तो क्या होगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये आपका बन रहा है, ये इक्वेशन एक्चुअली हो रही है आपकी। इसमें हमको क्या अमाउंट दे रखा है, हमको इसमें मैग्नीशियम का अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, यील्ड हो रहा है 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी हमको मास दे रखा है, इसका भी दे रखा है, ऑक्सीजन का नहीं दे रखा है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका दे रखा है, ये जो आपका था ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा था। ठीक है, फर्स्ट केस दे रखा था। सेकेंड केस में क्या दे रखा है एक्सपेरिमेंट, 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, 0.032 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखो यहां पर ये दो इक्वेशन क्यों हमने लिए हैं ऐसे, इसलिए लेके रखे हैं हमने ऐसे क्योंकि हमको ये आपका क्या था, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मतलब 0.43 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आपकी बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ, यील्ड हो रहा है इसका 0.4030 मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो बेसिकली रिएक्शन सेम है, बस अमाउंट अलग अलग हो रहा है। आपका मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, MgO बना रहा है, इसमें इसका क्वांटिटी कितना मैग्नीशियम बर्न हो रहा है इतना बना रहा है, सेम 0.18 ग्राम मैग्नीशियम का बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, 0.302 ग्राम ऑफ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। आपको दो एक्सपेरिमेंट्स पता चल गए हैं। ठीक है, अब इन दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना है, आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसे वैलिड होता है और नहीं। ठीक है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, इसको आपने एक्सपेरिमेंट 2 लिख दिया। आपके जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में उसको आप लिख लेंगे। मैग्नीशियम, सेम ही एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे दोनों एक्सपेरिमेंट में। आपके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आपने मैग्नीशियम लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 जब हुआ तो 0.243 ग्राम ऑफ आपका मैग्नीशियम आपका 0.403 ग्राम आपका MgO प्रोड्यूस कर रहा है। अभी इसको मत देखिए, ऑक्सीजन को मत देखिए, ये प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सपेरिमेंट जब 2 हुआ तो आपका 0.182 ग्राम आपका 0.302 प्रोड्यूस कर रहा है। अभी आप ये ऑक्सीजन वाली चीज को मत देखिए। ये कैसे हुआ हम अभी समझते हैं। जो आपका एक्सपेरिमेंट 1 है दैट इज Mg/O। Mg/O मतलब इसका प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहे हैं हम, Mg/O कैसे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि ये वाली वैल्यू को कैसे हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देखिए, हमने लॉ ऑफ मास एक्सचेंज से क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट के साइड को हम अगर सम करते हैं, मतलब Mg और हम O को अगर हम सम करते हैं तो हमारा रिएक्टेंट का वेट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा सेम चीज, 0.403 आ जाएगा। राइट, तो आपको अगर O की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना चाहिए, 0.403 से आपको इसको माइनस कर देना चाहिए। राइट, क्या करोगे आप, 0.4, ये बहुत बेसिक चीज है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लिखा नहीं है, आपको समझने की चीज है। ये वैल्यू कैसे आएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या पता चलता है, रिएक्टेंट का वेट का सम इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट का आपका दे के रखा है वैल्यू, आपको एक रिएक्टेंट निकालना है, इसको इससे माइनस कर दोगे तो आपका क्या होगा, आपने ऐसे 0.243 माइनस किया, 33 आपका 0 हो गया, 10 में से यहाँ 10 हुआ, 10 में से 4 जाने से आपका क्या बचता है, 6 बचता है और ये 1 हुआ। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू आपका 0.160 आ गया। ठीक है, 160 आ गया, ये ऑक्सीजन का है। लाइकवाइज सेम ये आपको दे रखा है, इसमें से आप इसको माइनस करो, आपका 0.102 आ जाएगा। आपने ऐसे ऑक्सीजन का निकाल लिया। अब एक्सपेरिमेंट 1 आपको क्या निकालना है, Mg और H2O, जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में निकाला था ना, हाइड्रोजन H2O। सो आप Mg/O निकालना है। Mg/O कैसे निकालोगे, आपका मैग्नीशियम फर्स्ट केस में कितना है, 0.243, ये आपका इसका वेट दे रखा है। ऑक्सीजन को H2 मतलब डिवाइड कर दो उसको, ऑक्सीजन को क्या है 0.160, आपका वैल्यू है 1.52, और इसको आप ये भी बोल सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3:2। ठीक है, 3:2 लिख सकते हो। सिमिलर वे MgO आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए वैल्यू है 182, मतलब 182 बोलते हैं, और इसको 0.120 इसको किया आपका अगेन 1.5 बनाया, और इसको हमने अगर रेशियो में लिखा तो 3:2 लिख सकते हैं। सो क्या बोल रहा है ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंपाउंड
A chemical compound, no matter which source it is coming, no matter how much weight, how much compound is forming, but a chemical compound, no matter from which source it has been obtained, it will contain same element combined together in the same fixed proportion by mass, right? So ये same fixed proportion by mass से convert होता है. So a given compound always contain exactly the same proportion of weight. So यहाँ पर एक और हमने की पॉइंट लिख रखा है, जो भी आपका कंपाउंड देके रखेगा गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. जो भी कंपाउंड आपको दे रखे होंगे वो सारे कंपाउंड आपके ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट. वो सब सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट कंटेन करेंगे बाय वेट. सी देखिए यहाँ पर आपका दोनों रिएक्शन में आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, इसमें भी आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन्वॉल्व है. ये दोनों का ऑलमोस्ट सबका आपका क्या है एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय वेट, मतलब प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन तो निकाल रहे हैं mg/o, मतलब इसका प्रोपोर्शन बाय वेट आपका सेम है. 1.51 हुआ, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 3:1, इसका भी 1.51 3:1. सो यही था आपका सेकेंड लॉ. नाउ विल अंडरस्टैंड द थर्ड लॉ. ओके, सो बिफोर वी आर गोइंग टू द थर्ड लॉ, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट I think in your NCERT textbook there are some questions related to your law of definite proportion. Or yes, whenever I am teaching you, okay, from this book not, whenever I am teaching you, if you people like to prefer, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी NCERT बुक भी रीड करना शुरू कर सकते हैं. Because I will tell one thing that NCERT book is the main, or you can say it is like a diamond. NCERT बुक आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो आज हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको NCERT खोलना है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आप उसको रीड करना स्टार्ट करो, हाथ में पेंसिल लो और अंडरलाइन कर करके. नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम एक आप रीड लगाओ, पेंसिल से अंडरलाइन करते रहो, अच्छे से करते रहो सब अच्छे से, और पढ़ो. जहां पर भी डाउट होता है, डाउट आएगा, यू कैन आस्क मी इन दैट वी हैव क्रिएटेड वन ग्रुप, यू कैन आस्क मी. देन from your doubt I will make one video. If you people having so many doubt in that, we cannot interact live, so what we can do, I can pick all the doubts and I can make one video, even numericals ke bhi. And yes, one more thing, you people didn't upload your videos, your homeworks in that test. मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन दे रखा था शायद, तो आप लोगों ने अभी तक वो अपलोड नहीं करके रखा है. बहुत लोगों ने असाइन करके रखा है पर अभी तक अपलोड नहीं किया है. चलिए, लेट इट भी, जो भी, हमने केमिकल बॉन्डिंग को भी पॉज इसीलिए लगाया है ताकि हम उसको बाद में और अच्छे से पढ़ सकें. फिलहाल के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी शुरू हुआ है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना लंबा नहीं रखती हूँ. मैंने दो चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे, पर मैंने इसको जिस तरह से समझाया, आई थिंक जितने भी न्यूमेरिकल से बनेंगे आप वो न्यूमेरिकल कर पाएंगे. वेन एवर आई एम सेंडिंग एनी वीडियो, आप लोग इसको वीडियो को जरूर सुने, मतलब जरूर सुने. सिर्फ नोट्स छापना नहीं है, आपको सुनना है और कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो अभी आपको चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी. सो आप नोट्स, जो भी मैं वीडियोस भेजती हूँ, ऑलवेज लिसन टू दोज वीडियोस. सो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है. एंड इसके बाद भी फ्यू मोर थिंग्स हैं. आपका एक और है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इन्वर्जन. आई थिंक दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इन्वर्जन, बट इट इज रिटन हियर लॉ. सो आपका एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करके एक लॉ है, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शन होगा, तो ये प्रोपोर्शन है. एंड वंस आई विल कंप्लीट टिल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड गे-लुसेक लॉ भी इसमें एक लॉ है आपका, गे-लुसेक लॉ. वंस मैं ये गे-लुसेक लॉ और ये सारे लॉज कंप्लीट कर लूंगी, एंड देन वी हैव द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, देन आई विल सेंड यू द नोट्स. एंड उसके बाद हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट. एंड जो मैं मोल कॉन्सेप्ट जिस तरह से पढ़ाऊंगी, ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. आप कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी उठा के कर लोगे, एंड वी विल सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर. सो आप लोगों का काम है, वेन एवर आई एम सेंडिंग यू एनीथिंग, मतलब अगर मैं वीडियो भेज रही हूँ, नोट्स भेज रही हूँ, सो आप लोग क्या करो, आप उसको वीडियो को अच्छे से देखो, एनालाइज करो, समझो चीजों को. उसी समय छापने की जरूरत नहीं है. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. मैं वंस पढ़ा लूंगी, आप लोगों को खींच के भेज दूंगी. बट आई वॉन्ट यू पीपल टिल आई हैव कंप्लीटेड दिस. मैं जब तक एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा लेती, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, तब तक मैं आप लोगों को नोट्स नहीं भेजूंगी. वंस आई विल कंप्लीट दिस एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, उस समय आपको मैं ये नोट्स का वीडियो भेज दूंगी, PDF भेज दूंगी. आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. क्यों मैं बोलती हूँ वीडियो सुनना, बिकॉज वीडियो सुनना बहुत जरूरी है. वंस आप वीडियो सुनोगे, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी,
और आप पढ़ाई करोगे अच्छे से, राइट? तभी आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आप जब दोबारा मेरे नोट्स से देख के अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए नोट्स जो भी वीडियोस भेज रही हूँ वो देखना बहुत 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 जरूरी है। सो आज मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आप लोगों को, ये जरूरी था इसलिए मैंने दिया है, इस लेक्चर में ही इंक्लूड किया है ताकि आप सुन लें ये बात अच्छे से। Okay students, so this is for the today's class. In next class we will study what? We will study about the laws of multiple proportion, and then we will understand the laws of reciprocal proportion, and one more law is Gay-Lussac law and Avogadro's hypothesis. Thank you students.